Hey guys, welcome back to my channel, and in this video I'm going to discuss chapter 2 of class 8th science, which is microorganisms friends and foe. पार्ट फर्स्ट मैंने इसका ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है एंड ये पार्ट 2 है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो व्हाट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था. तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, और ऐसे माइक्रोब्स जो आपके फूड को स्पॉइल कर देते हैं, कपड़ों को खराब कर देते हैं. तो सो दे ऑल आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग में, प्लांट में, एनिमल में, उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन. सम माइक्रोब्स स्पॉइल फूड, क्लोथ्स एंड लेदर. नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. तो जो पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, वो हमारी बॉडी में कैसे आते हैं? या तो वो एयर के थ्रू आ सकते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं तो तब वो आ सकते हैं, या फिर वो वाटर के थ्रू आ सकते हैं जब हम पानी पीते हैं तब, या फिर फूड के थ्रू आ सकते हैं जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो पैथोजेंस है, वो हमारे अंदर आ सकते हैं. नाउ कम्युनिकेबल डिजीज. It is a microbial disease that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact. Communicable disease कैसी disease होती हैं? ऐसी disease जो कि spread होती हैं, फैलती हैं infected person से healthy person में. किसके थ्रू? पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, या फिर खाने के थ्रू जो आप खाते हो, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जब फिजिकल कांटेक्ट होता है तब. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड. बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड. उसके बाद चिकन पॉक्स, कॉलरा एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये सारी आपकी कैसी हैं? कम्युनिकेबल डिजीज हैं. नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस का जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि जो पैथोजेंस होते हैं उनको कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो मतलब अपने साथ कैरी करते हैं उनको, और जब वो हमारे फूड पर आकर बैठते हैं तो वो जो पैथोजेंस हैं वो अपने अपने पास से वो ट्रांसफर कर देते हैं फूड्स में या फिर वाटर में. तो जब हम उसे पीते हैं या फिर हम खाते हैं तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं. जैसे जो आपकी हाउस फ्लाई है वो इन्फेक्टेड पर्सन के अगर फेसेस पे बैठेगी तो उसका जो माइक्रोब्स, जो पैथोजन है, वो हाउस फ्लाई कैरी करेगी. उसके बाद जब वही हाउस फ्लाई आपकी किसी फूड पे जाके बैठेगी तो वो जो पैथोजन, जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो पैथोजन था, जो माइक्रोब्स थे, वो किस पे ट्रांसफर कर देगी? वो फूड पे ट्रांसफर कर देगी. तो जब वो हेल्दी पर्सन कोई उस फूड को खाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. इसी तरीके से फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो कि एक डिजीज होती है मलेरिया, उसका पैरासाइट कैरी करती है प्लाज्मोडियम. उसी तरीके से फीमेल एडीज मॉस्किटो है, कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. ये क्या कैरी करती है? डेंगू वायरस को कैरी करती है. नाउ सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ ऐसी डिजीज जो बहुत ही कॉमन है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं. उसमें से जो सबसे पहली है वो आपकी है ट्यूबरकुलोसिस. दिस वन कौन कॉज करता है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, विच इज बैक्टीरिया. और ये कैसे ट्रांसफर होता है? मोड ऑफ ये आपका ट्रांसमिशन क्या है? एयर के थ्रू ये ट्रांसफर होता है. मीजल्स भी, मीजल्स कौन कॉज करता है? वायरस. चिकन पॉक्स भी और पोलियो, तीनों आपका किससे? वायरस के थ्रू होता है. इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? मीजल का तो एयर के थ्रू होगा, और आपका चिकन पॉक्स का एयर के थ्रू या फिर कांटेक्ट के थ्रू, और जो पोलियो है वो एयर के थ्रू होता है या फिर वाटर के थ्रू होगा. ठीक है, या आपने गंदा पानी पी लिया अगर, या फिर एयर के थ्रू ब्रीथिंग से हो गया. ठीक है, तो इसके जो जनरल प्रिजर्वेटिव मेजर है वो क्या है कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. जो पेशेंट है उसको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए, उसको आइसोलेशन में रखा जाए. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज.
तो इन सब के तो वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो वैक्सीनेशन या तो पहले ही करा दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि बॉडी हमारी प्रिपेयर रहेगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, और वो अच्छे से फाइट कर सकेगी। और उसके जितने भी जो भी सामान यूज करता है वो उसको अलग रखा जाए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी डिजीज है वो है कॉलेरा और टाइफाइड, जो कि दोनों कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। कॉलेरा कैसे फैलता है? या तो वाटर के थ्रू या फिर फूड के थ्रू, और टाइफाइड हमेशा वाटर के थ्रू। गंदा पानी अगर आपने पी लिया तो आपका टाइफाइड हो जाएगा। इसके जो प्रिजर्वेटिव मेजर है वो क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। आपको पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, जैसे खाना खाने से पहले हमेशा हमें अपने हाथों को धुलना चाहिए, ओके। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। गंदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें पानी को उबाल लेना चाहिए, और हमें हमेशा कुक्ड फूड को खाना चाहिए, और वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी, ये किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। इसका ट्रांसमिशन वाटर से होता है, और इसके जो जनरल प्रिजर्वेटिव मेजर वो है, ये है कि आप एक तो बॉइल्ड पानी पियो, और वैक्सीनेशन। नाउ द लास्ट वन इज मलेरिया। किसके थ्रू फैलता? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कॉज करता है? प्रोटोजोआ। और ये फैलता किसके थ्रू है? मॉस्किटो के थ्रू। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मॉस्किटो नेट्स का यूज करना चाहिए, और हमें स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग्स ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलोइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। यानी कि हमें पानी को कहीं पर भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। जिससे क्या होगा? जब पानी कहीं कलेक्ट नहीं होगा तो आपके मॉस्किटो जो है ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो उससे जो आपका ट्रांसमिशन होगा वो कम होगा, ठीक। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें जो सबसे पहले डिजीज है वो है एंथ्रैक्स। ये एक ह्यूमन और कैटल डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया कॉज करता है। फिर जो दूसरी है वो है फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुछ कॉमन प्लांट डिजीज दी हुई है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है, जो किसके थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। और होता किसके थ्रू है? एयर के थ्रू हो जाएगा। जैसे सबसे पहले जो प्लांट डिजीज है वो है सिट्रस कैंकर। इसको सबसे पहले जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है वो है बैक्टीरिया, और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयर के थ्रू आपका ट्रांसमिशन इसका होता है। इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ रस्ट ऑफ व्हीट, ये कैसे, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? फंजाई। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है या फिर सीड है। यानी कि अगर कोई खराब सीड आपने खराब सीड से अगर आपने प्लांटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर पूरा प्लांट ही खराब होगा। पूरा प्लांट आपका क्या होगा कि अनहेल्दी प्लांट ग्रो करेगा। फिर येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, ओकरा, ये किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। और कैसे फैलता है? इंसेक्ट के थ्रू फैलता है, ठीक है। नाउ फूड पॉइजनिंग, हम सब बहुत ज़्यादा इस वर्ड से, हम ऐसा नहीं है कि इस वर्ड को हम जानते नहीं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से इस वर्ड से वाकिफ़ हैं, विच इज़ फूड पॉइजनिंग। तो क्या होता है फूड पॉइजनिंग? इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग स्पॉइल्ड फूड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मेक द फूड टॉक्सिक एंड कॉज्ड फूड पॉइजनिंग। यानी कि ऐसी इलनेस जो कि किसके थ्रू होती है? जब हम कोई स्पॉइल्ड फूड, खराब फूड खा लेते हैं, जो किसने खराब किया होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। और उस फूड को वो क्या बना देते हैं? टॉक्सिक। तो जैसे हम उनको उसका इंटेक करते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन। आपने देखा फूड स्पॉयलर्स से बचाने के लिए फूड प्रिजर्वेशन की जरूरत है। तो फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है? फूड प्रिजर्वेशन is a process through which we can protect our food from being spoiled by microorganism. फूड प्रिजर्वेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्पॉइल होने से, खराब होने से, जो कि किसके थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है। इसके कॉमन मेथड क्या है फूड प्रिजर्वेशन के? तो कॉमन मेथड है आपका केमिकल मेथड। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, यहाँ पर शॉर्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्ट होगा। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। नाउ सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व पिकल। केमिकल मेथड्स क्या है?
सॉल्ट एसिड प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं पिकल्स यानी कि अचार को आपके प्रिजर्व रखने के लिए। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जो कि किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज होते हैं, जैम्स को और स्क्वैशेस को। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के थ्रू भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टमारिंड, इमली को भी प्रिजर्व करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं, जो हम घर में खाते हैं वो, विच इज कॉमन सॉल्ट। नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर एज इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। शुगर के थ्रू हम कैसे प्रिजर्व करते हैं कि जब हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं तो क्या होता है, जो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रिड्यूस कर देती है शुगर, जिससे वो प्रिजर्व हो जाता है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा वो ज़्यादा जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खराब होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ज़्यादा जल्दी अटैक कर पाएंगे। लेकिन जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे। प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर, it prevents spoilage of pickle and also vegetable, fruits and fishes. Now heat and cold treatment, तो क्या होता है बॉइलिंग, और अगर हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं उसको हम बहुत लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो दोनों ही क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो जब हम मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद तुरंत उसको हम क्या कर देते हैं ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है रुक जाती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम तुरंत हीट करके उसको तुरंत कोल्ड करना, चिल करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पास्चराइजेशन, जो कि किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने। स्टोरेज एंड पैकिंग, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? आप जानते हो कि जो एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जो भी नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्लांट उसको अपटेक उसका नहीं कर सकते हैं, उसका इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं यानी कि उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। एंड राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट पीस विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपका जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है, और किस तरीके से रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे से प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है क्या होता है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट के लिए, ओके, और उसके बदले में जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है राइजोबियम बैक्टीरिया का, तो ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें मैं सिर्फ साइकिल से आपको समझाऊंगी कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, तो साइकिल हम देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि ये पूरी प्रोसेस आपकी कैसे होगी। लुक, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली तो आपका प्लांट ले ही नहीं सकता है, तो इसको पहले फिक्स करेगी कौन, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपके जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये क्या करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, और बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और किस में कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जिसको जो है आपका प्लांट ले सकता है, यानी कि कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इससे क्या होगा कि सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड आ जाएंगे, फिर प्लांट उसका अपटेक करेगा, प्लांट उसको लेगा, और उसके बाद जब प्लांट लेगा तो जब एनिमल उसको ईट करेंगे प्लांट को तो एनिमल के अंदर भी जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद जब एनिमल जो फेसेस के थ्रू एनिमल वेस्ट निकलेगा उसके थ्रू, और जो डेथ और डिके होगा आपका प्लांट्स और एनिमल्स का, उसके थ्रू जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो दोबारा आपके किसमें सॉइल में आ जाएंगे। और जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड को दोबारा से गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो उससे क्या होगा, दोबारा एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। और एक तो ये प्रोसेस हो गई जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं। दूसरे आपका जो है, वेट, दूसरा आपका क्या होता है, लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो इससे क्या होगा, जब लाइटनिंग के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में फिक्स हो जाएगी तो ये सॉइल में आ जाएगी, तब भी प्लांट अपटेक कर लेंगे और एनिमल उसको ईट करेंगे। उसके बाद जब एनिमल की डेथ होगी या फिर एनिमल के जो वेस्ट होगा उसके थ्रू, जो भी एक्सट्रैक्शन के थ्रू आपका जो भी नाइट्रोजन, जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन था वो दोबारा इसमें आ जाएगा और फिर वही प्रोसेस होगी। एक तो दोबारा इसमें आ जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका एटमॉस्फेयर में दोबारा नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। इस तरीके से जितनी नाइट्रोजन आपकी यूज होती है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, उतनी आपके एटमॉस्फेयर में दोबारा पहुंच जाएगी। सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, एनिमल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हर चीज़ में नाइट्रोजन का यूज़ है, इसलिए। सो दिस इज इट गाइस, थैंक you for watching. Hope you like the video, and if you like the video then don't forget to subscribe my channel